तो हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का रैंकर सीरीज में स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टुडेज टारगेट हमारा कंप्लीट चैप्टर को कवर करना है। स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है। तो द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा विथ न्यू प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी के साथ एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन ऐसा प्रोसेस में होगा। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? वाटर फॉर्म हो जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद वाटर एक नया सब्सटेंस बना है। तो ये जो वाटर बना है ना, इस वाटर के पास एक नई प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई है। कैसे? हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी होता है, हाइड्रोजन एक इन्फ्लेमेबल गैस होता है। मतलब हाइड्रोजन गैस में अगर चिंगारी जला देंगे ना तो ये इसमें फायर पकड़ लेगा, ये बर्न करने लगेगा। और ऑक्सीजन प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है ये फायर को सपोर्ट करता है, यानी जो इंटेंसिटी होता है फायर को उसको और इंक्रीज कर देगा ऑक्सीजन। बट जो वाटर होता है ना, वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये जो होता है फायर यानी आग को बुझाने का काम करता है। तो हो गई इसके पास अलग प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन होता है जलने वाला, ये है जलाने वाला, और ये उसको बुझाने वाला। तो वाटर यहाँ पे एक नया सबस्टांस बना है, और चूंकि वाटर के पास एक नई प्रॉपर्टी आ गई है, सो ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है ना, जहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाए हैं, ये जो प्रोसेस है ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। क्लियर है कहानी? तो ये केमिकल रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा, और जो नया सबस्टांस बनता है ना उसके पास एक खुद की नई प्रॉपर्टी आ जाती है। क्लियर है कहानी? ठीक है, तो अब थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं। इस केमिकल रिएक्शन जो लिखा गया है ना, इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसमें जो है वाटर फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो इस एरो के राइट हैंड साइड में जो भी सबस्टांस होते हैं इनको हम बोलते हैं ये प्रोडक्ट्स हैं। ये क्या है? प्रोडक्ट्स। और एरो के लेफ्ट साइड में जो सबस्टांस होते हैं इनको हम बोलते हैं ये रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं सबस्टांस उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो राइट साइड में होते हैं एरो के उन्हें हम प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट्स का डेफिनेशन क्या होता है? तो रिएक्टेंट ऐसे सबस्टांस को कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। जैसे इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट किए हैं ना, हिस्सा लिए हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। और प्रोडक्ट किसे कहते हैं? तो प्रोडक्ट उस सबस्टांस को बोलते हैं जो रिएक्शन के बाद बनता है। तो यहाँ पर रिएक्शन के बाद क्या बना है? वाटर बना है ना, दैट्स व्हाई वाटर इज कॉल्ड प्रोडक्ट। वाटर क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। बस आपको पहचानना कैसे है? एरो के राइट साइड वाले को प्रोडक्ट बोलेंगे और लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट बोलेंगे। क्लियर है कहानी? चलिए भाई, तो वही टॉपिक है हमारे पास, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है? तो एक बार रीडिंग डाल देते हैं। द सबस्टेंस दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ऐसे सबस्टेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और द न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन पर जो नया सबस्टेंस बनता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है कहानी? ओके, जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे हमें ये पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनता है? CO2 बनता है, CO2। तो यहाँ पे जो है कार्बन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट किए हैं ना, तो ये रिएक्टेंट कहलाएंगे, ये कहलाएंगे रिएक्टेंट। और जो नया सबस्टेंस बना है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के बाद, जो कि यहाँ पे CO2 है, तो ये प्रोडक्ट कहलाएगा, ये प्रोडक्ट कहलाएगा। तरीका बिल्कुल आसान है पहचानने का। राइट साइड वाले को प्रोडक्ट कहेंगे, लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक, अच्छी बात।
आगे बढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसको समझा देते हैं अभी। जैसे मान लीजिए हम केमिस्ट्री के लैब में गए और वहां पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने देखा कि व्हेन, फॉर एग्जांपल बात करते हैं, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन देन सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म, सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। ये हमने देखा, लैब में जाके हमने एक्सपेरिमेंट करा और हमने देखा कि भैया जब सोडियम को क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, जो हमने रिएक्शन परफॉर्म किया है लैब में, उसको मैं कॉपी पे लिखना चाहता हूं। तो क्या मैं ये बड़ा सा स्टेटमेंट लिखूंगा हर एक जगह? नहीं, मैं क्या करूंगा, एक ऐसा तरीका अपनाऊंगा जहां से क्या हो, मेरा टाइम सेव हो जाए। तो वही जो तरीका हम अपनाते हैं, क्या करते हैं, इस बड़े बड़े केमिकल रिएक्शन के स्टेटमेंट को हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं? तो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हम जो भी हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं केमिकल रिएक्शन में और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके सिंबल और फॉर्मूले को यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे जो है सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करा है, तो सोडियम का जो सिंबल होता है ये Na होता है, क्लोरीन का सिंबल जो होता है ये Cl होता है, और क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला जो होता है ये NaCl होता है। मैं भी सिखाऊंगा कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, बट अभी आपको ये जानना है कि NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। तो ये जो आपको लिखा गया दिख रहा है ना, Na+Cl फॉर्मिंग NaCl, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या हमारे लिए, दिस इज केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन। तो यहां पे जो है बड़े बड़े स्टेटमेंट को लिखना जो है जरा टाइम वेस्टेज हो जाएगा, इसलिए हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं ताकि हमारा समय का बचत हो जाएगा। तो यही कह रहा है केमिकल इक्वेशन के बारे में, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो होता है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी सिंबल और फॉर्मूले को यूज करते हैं हम इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। सही बात है भैया, केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हम जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बने हैं यहाँ पे, उनके हम सिंबल और फॉर्मूला का यूज किए हैं, तो इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? तो देखते हैं डेफिनेशन इसका। A chemical equation in which total number of atoms on the reactant side is equal to that of product side is called balanced chemical equation। मतलब ये है कहने का कि एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जहां पे रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स होंगे, अगर उतना ही एटम्स प्रोडक्ट साइड में है, तो उस केमिकल इक्वेशन को क्या कहेंगे, वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं। एग्जाम्पल, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बना रहे थे। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड में कितने टोटल एटम्स हैं, कार्बन के एक एटम से, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, यानी कितने एटम्स टोटल हो जाएंगे, 3 एटम्स। अच्छा, प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स है, तो कार्बन के 1 और ऑक्सीजन के 2, यानी कि कितने हो जाएंगे, इधर भी 3 हो जाएंगे। तो भैया यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन लिखा गया है ना, इसमें रिएक्टेंट साइड में 3 एटम्स है और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स है, 3 एटम्स है। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। क्यों? बिकॉज डेफिनेशन हमने पढ़ रखा है कि अगर ऐसा केमिकल इक्वेशन मिला जहां पर टोटल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में जो है बराबर होंगे प्रोडक्ट साइड के एटम के, तो उस केमिकल इक्वेशन को बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये जो हमारा लिखा गया इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है, बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड सेम है। बट अगर जो है कोई ऐसा केमिकल इक्वेशन हो जाए जो जहां पे जो है नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं हो, रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं होंगे, तो उनको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम उनको? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं। हमें ये पता है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, H2O का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अच्छी बात। तो यहां पर जो है रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स भैया जी हो जाएंगे, हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2,
प्लस ऑक्सीजन के कितने 2, यानी कितने हो जाएंगे 4 एटम्स हो जाएंगे। अच्छा, प्रोडक्ट साइड में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 प्लस ऑक्सीजन के नीचे कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो कितने एटम्स हो जाएंगे प्रोडक्ट साइड में 3 एटम्स हो जाएंगे। तो इस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट में 4 एटम्स है, प्रोडक्ट साइड में 3 एटम्स है, क्या नंबर ऑफ एटम्स बराबर दोनों साइड नहीं है, तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब इससे दिक्कत क्या है, हमें दिक्कत ये है कि भैया हमने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ रखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वहां पे हमने पढ़ा था कि मास जो होता है ये कंजर्व होता है, मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर भैया हम यही लॉ को यहाँ पे लगाएं तो भैया रिएक्शन से पहले कितने एटम्स थे, 4 एटम्स थे, लेकिन रिएक्शन के बाद कितने एटम्स है, 3 एटम्स है। इसका मतलब एक एटम गायब हो गया। अगर एक एटम गायब हो गया यानी एक एटम के मास की जो वैल्यू है वो खत्म हो गई। पहले 4 एटम्स थे ना रिएक्शन के पहले, अभी 3 ही एटम्स हैं, तो एक एटम का मास गायब हो गया, इट मींस कि मास डिस्ट्रॉय हो गया। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिकॉज हमने लॉ ही पढ़ रखा है कि मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे 4 एटम्स थे पहले, अभी 3 ही एटम्स हैं, एक एटम कहां चला गया, मास कहां डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसी चीज को लेके यहाँ पे हम एक बैलेंसिंग का जो मेथड होता है, इस बैलेंसिंग को हम करते हैं ताकि जो है नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में बराबर हो सके, बिकॉज हमें यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास का जो ये लॉ है इसको सेटिस्फाई कराना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा गया है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज डन, क्यों करते हैं कि किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस, बिकॉज टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा तो वहां पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा लॉ, बट जैसे ही हम इस इक्वेशन को बैलेंस्ड कर देंगे तो दोनों साइड नंबर ऑफ एटम बराबर हो जाएंगे, तो जो हमारा लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ मास ये सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे अभी करके दिखा देते हैं बैलेंसिंग अगर इसको करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, बैलेंसिंग अभी सिखाया जाएगा बट मुझे पता है कि कैसे करना है, मैं एग्जांपल करा के दिखाता हूँ। अगर बाबू हम क्या करें, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 है, कोई दिक्कत नहीं, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, इधर 1 है, तो मैं इस H2O को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इधर ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, बट इधर हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे ना, 2 2 4, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर जो हाइड्रोजन है ना इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये भी 4 हो जाएगा हाइड्रोजन, इधर भी 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा इधर, और इधर भी ऑक्सीजन 2 into 1 2 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन लिख रहा है दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। तो अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए हम बैलेंसिंग करते हैं ताकि जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो सके। तो देख लो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के भैया यहाँ पे 2 दूनी 4 एटम्स हाइड्रोजन के प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम्स, यानी कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अच्छा इधर देखते हैं, हाइड्रोजन के हो जाएंगे 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा ऑक्सीजन के 2, इधर भी कितने हो जाएंगे 6। तो रिएक्टेंट साइड में भी 6 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में भी 6 एटम्स हैं। तो यहां पर जो है मेरा बैलेंसिंग हो चुका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ताकि ये जो लॉ है ये सेटिस्फाई हो सके। अब हम सीखते हैं कि बैलेंसिंग हम जो कर रहे हैं यहाँ पे ये कैसे करते हैं, उसका मेथड क्या है, तरीका क्या है। तो स्टार्ट करते हैं मेथड टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो तरीका मेरा है उस तरीके का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या है नाम उसका, हीट एंड ट्रायल मेथड। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ रिएक्शन दिया हुआ है, आयरन जब है वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो आयरन ऑक्साइड बना रहा है, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है भाई, तो इसको बैलेंस करना है, ये भी अनबैलेंस्ड है, क्यों, बिकॉज चेक कर लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं होंगे। रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स है भैया, आयरन के 1 प्लस हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के 1, यानी 2 1 3 1 4 एटम्स है। इधर देख लेते हैं प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स है, आयरन के 3 ऑक्सीजन के 4 हाइड्रोजन के 2, 4 3 7 2 9 एटम्स इधर है। तो इधर 4 एटम्स इधर 9 एटम्स, क्या ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है। तो हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे वो भी सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो बैलेंसिंग करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे बाबू, बॉक्स बना लेंगे। ठीक है भाई, बॉक्स बना लेते हैं, अच्छी बात।
ठीक है, ये हमने बॉक्स बना लिया। तो यहां पर जो है बॉक्स के अंदर क्या हम फिलअप करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो है फर्स्ट रो में जो है यहाँ पे हम एटम्स का जो नाम लिखेंगे, यहाँ पे हम भरेंगे एटम्स का नाम, फर्स्ट कॉलम में भरेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में कितना उनका नंबर है, रिएक्टेंट साइड में कितने उनका नंबर है, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट साइड में वो कितने हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट साइड में उनका नंबर कितना है। ठीक है, अच्छी बात। तो यहाँ पे एटम्स कौन कौन से हैं, तो एक हमको दिख रहा है आयरन का एटम है, एक हमको हाइड्रोजन का दिख रहा है, और एक हमको दिख रहा है ऑक्सीजन का। इस पूरे केमिकल रिएक्शन में 3 ही प्रकार के एटम्स दिख रहे हैं। अब हम नंबर काउंटिंग करते हैं, नंबर काउंटिंग करते हैं। आयरन जो है रिएक्टेंट साइड में कितना है, तो काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिए। हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2 है तो 2 लिख देते हैं, अच्छी बात। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड में, तो 1 है तो 1 लिख देते हैं, ठीक है, ये 2 है, अच्छी बात। फिर देखते हैं आयरन जो है प्रोडक्ट साइड में कितना है, 3 है, 3 लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है, 2 लिख देते हैं, अब ठीक है भाई। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। जैसे यहाँ पे जो डिफरेंस हो जाएगा आयरन के केस में 3 और 1 का डिफरेंस कितना होता है, तो ये होता है 2। इस केस में डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 2 और 2 का डिफरेंस जो है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 हो जाएगा। ये तो पहले ही से बैलेंस्ड हाइड्रोजन, इधर भी 2 और इधर भी 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 1 और 4 में डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 3 का डिफरेंस। तो किस केस में डिफरेंस ज्यादा आया है, तो भैया यहाँ पे 3 डिफरेंस है ना, यहाँ पे ज्यादा आया है डिफरेंस। तो पहले हम यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो जिस केस में डिफरेंस ज्यादा होता है ना, पहले उसी एटम को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में डिफरेंस 3 आया है, दैट्स व्हाई आई एम बैलेंसिंग फर्स्टली ऑक्सीजन। फर्स्टली मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा, ठीक है। चलिए भाई बैलेंस करके देखते हैं। तो ये जो है इसको मैं रफ कर देता हूं, आपको डिफरेंस चेक करना है कि इसमें डिफरेंस ज्यादा है। तो ऑक्सीजन के केस में डिफरेंस ज्यादा था, तो मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेता हूं। तो मेरा भैया जो केमिकल रिएक्शन था ये था Fe+H2O, क्या फॉर्म कर रहे थे, Fe3O4+H2। ये मेरा केमिकल इक्वेशन दे रखा था। हमें पता चल गया कि पहले हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन इधर भैया 1 है और इधर कितना है, रिएक्टेंट साइड में, सॉरी प्रोडक्ट साइड में 4 है। तो इधर 1 ही ऑक्सीजन है। मैं क्या करूं भैया, इस पूरे H2O को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वेट अ सेकेंड, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हाइड्रोजन की बात छोड़ दो, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 × 1 4 हो जाएगा। तो इधर भी ऑक्सीजन 4 हो जाएगा और इधर 4 है ही, यानी ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया है। फिर से हम बॉक्स बना लेंगे। अब बॉक्स जो है रफली ऐसे ही बना लेते हैं, उतना हम डिजाइनिंग नहीं करेंगे, एक रफली हम बॉक्स तैयार कर लेते हैं। ये रहा मेरा बॉक्स। कौन कौन से एटम्स थे, तो एक था मेरा आयरन का एटम्स था Fe, एक था हाइड्रोजन का एटम और एक था ऑक्सीजन का एटम। Fe कितना था रिएक्टेंट साइड में, तो 1 था। इधर प्रोडक्ट साइड में कितना था, 3। हाइड्रोजन अभी कितने हो चुके हैं, 4 2 8 हो चुके हैं रिएक्टेंट साइड में। अच्छा, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, प्रोडक्ट साइड में 2। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड में, तो अभी 4 हो चुके हैं। इधर कितने हैं, तो इधर भी 4 हो चुके हैं। तो अब फिर से हम डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 2। यहाँ पे डिफरेंस 6 और यहाँ पे डिफरेंस 0। तो डिफरेंस कहां ज्यादा आया है, 6 आया है हाइड्रोजन के केस में। पहले अब हम क्या करेंगे, अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। क्लियर है कहानी। तो नेक्स्ट पेज पे इसको बैलेंस करते हैं। मेरा रिएक्शन क्या था, Fe+4H2O फॉर्मिंग Fe2O3, Fe3O4। Fe3O4+H2। ये मेरे पास रिएक्शन था, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि अभी हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना। तो इधर हाइड्रोजन कितना है, 8 है, इधर कितना है, 2 है। तो मैं अगर आगे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना इधर भी।
तो मैं बस यहाँ पे 4 लगा दिया हूँ आगे, और फिर हम बॉक्स बना लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि किधर कितने एटम्स है। तो ये रहा मेरा बॉक्स। ये आपको काम बहुत फास्टली करना है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आयरन के एटम्स, यहाँ पे हो जाएंगे हाइड्रोजन के एटम्स, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स। हाइड्रोजन की सॉरी आयरन कितना है रिएक्टेंट साइड में, तो 1 है। इधर कितना है, तो 3 है। हाइड्रोजन कितना हो चुका है, इधर 8 हो चुका है, और इधर कितना हो चुका है, 4 दूनी 8, इधर भी 8। ऑक्सीजन कितना है, तो 4 है। इधर कितना है, तो ये भी 4 है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ का डिफरेंस है 2, यहाँ का 0, यहाँ का 0। तो ये तो भैया बैलेंस हो चुके हैं ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस। बचा कौन है, आयरन। तो लास्ट में क्या कर, आयरन को बैलेंसिंग कर दो। तो मेरा जो रिएक्शन था ये Fe+4H2O फॉर्म क्या कर रहे थे भैया, Fe3O4 प्लस 4H2। तो भैया आयरन इधर 1 है, इधर कितना है, 3 है। मैं इसको बस आगे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इधर भी 3 हो जाएंगे आयरन के एटम्स, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये जो भैया मेरा बन के तैयार हुआ इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या है मेरा, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये मेरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। आप काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ एटम्स, देख लो। रिएक्टेंट साइड में टोटल नंबर काउंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हो जाएंगे, आयरन के 3 एटम्स प्लस हाइड्रोजन के 4 दूनी 8, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स, 4, ठीक है। तो हो जाएंगे कितने, 7, 15 हो जाएंगे, ठीक है। इधर देख लेते हैं प्रोडक्ट साइड में कितने, आयरन के 3 एटम्स, ऑक्सीजन के 4 और हाइड्रोजन के 8। तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो इधर भी 15 एटम्स है और रिएक्टेंट साइड में भी 15 एटम्स है, यानी कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मेरा है ये मिल चुका है। तो यही मेरा इस क्वेश्चन का जो भी है हमारे पास एग्जांपल, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कहानी। तो इस प्रकार से बैलेंसिंग करते हैं। पहले हम बॉक्स तैयार करेंगे, बॉक्स में हम नंबर ऑफ एटम्स को फिल करते हैं कि रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। डिफरेंस निकालेंगे, जिस केस में डिफरेंस ज्यादा होगा पहले उस एटम को बैलेंस करते हैं, और इसी सिलसिले को आगे कंटिन्यू करते रहना है जब तक आपका जो है डिफरेंस बराबर 0 ना हो जाए, मतलब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स बराबर ना हो जाए, तब तक ये चीज कंटिन्यू करना है। आपको लास्ट में एक बढ़िया सा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है कहानी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे बैलेंसिंग के और भी सवाल लेके आएंगे। अभी जो है लेक्चर 1 शॉट है, हमको सेशन छोड़ा कर रखना है, इसलिए एक लेक्चर में इतना क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए एग्जांपल ही काफी है, और भी क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे जब प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो केमिकल रिएक्शन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट जो है ये होता है चेंज इन कलर। क्या होता है भैया, ये होता है चेंज इन कलर। क्या कहता है प्रॉपर्टी, तो ये कहता है कि किसी किसी केमिकल रिएक्शन में जो है कलर का चेंज हो जाता है, जो रंग होता है ना वो बदल जाता है। रिएक्टेंट कुछ और रंग का होगा और प्रोडक्ट मेरा कुछ और रंग का ही बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा। एग्जाम्पल, जब हम भैया आयरन को कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराएंगे, CuSO4 को बोलते हैं कॉपर सल्फेट। कैसे फॉर्मूला लिखा गया है ये आपको सिखाया जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। ये आपको सब सिखाएंगे कि कैसे किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। तो बट अभी आपको बस सीखना है कि कलर कैसे बदल रहा है, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, इस प्रॉपर्टी को समझा रहा है, ठीक है। तो Fe को जब हम CuSO4 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बनता है FeSO4 और प्लस में कॉपर, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का भैया जो कलर होता है ना ये होता है ब्लू कलर का, बट जो यहाँ पे आयरन सल्फेट बना है इसका कलर होता है ग्रीन। तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे कलर का चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। पहले ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, रिएक्शन के बाद जो है ग्रीन कलर का बन चुका है, तो यहाँ पे कलर का चेंज हो चुका है। तो यही होता है फर्स्ट प्रॉपर्टी, चेंज इन कलर, कि किसी किसी केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस के कलर चेंजेस हो जाते हैं। क्लियर है कहानी। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर। किसी किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO को जब पानी में डुबा देंगे, ठीक है, यहाँ पे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस में बहुत सारा हीट एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पे जो है रिएक्शन से पहले कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को हमने मिलाया, रिएक्शन के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, साथ में हीट निकलने लगा। यानी पहले टेम्परेचर कम था
और रिएक्शन के बाद टेम्परेचर बढ़ गया, तो क्या आपको चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिला? बिल्कुल मिला। तो यही बोलता है सेकंड नंबर प्रॉपर्टी कि किसी किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो जाता है। क्लियर है कहानी? तो हर एक प्रॉपर्टी का आपको जो रिएक्शन लिखा गया ना, ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज एग्जाम में पूछ सकता है कि एक ऐसा एग्जाम्पल लिखो जहां पे कलर चेंज हो जा रहा हो, तो ये आप रिएक्शन लिख लेना। टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है तो उसको आप ये रिएक्शन दे देना। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट। किसी किसी केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो जाता है सब्सटेंस का। जैसे हमें ये पता है कि हाइड्रोजन गैस जो होता है, जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है भैया? वाटर बनाता है, H2O। और H2O जो होता है वाटर, इसका स्टेट कैसा होता है? ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो भैया रिएक्शन से पहले भैया मेरे पास जो सब्सटेंस थे वो गैसेस फॉर्म में थे, बट रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बना है वो लिक्विड स्टेट में बना है। तो क्या यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो चुका है। तो यही यहाँ पे एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। क्लियर है कहानी? ठीक है। तो इसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट, जहां पे स्टेट चेंज हो जाता है सब्सटेंस का। आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी किसी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ साथ गैस रिलीज होने लगता है रिएक्शन के बाद। जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा, जैसे एग्जांपल दिखाते हैं। जब हम जिंक को सल्फ्रिक एसिड यानी H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनता है Z2SO4 जिंक सल्फेट बनेगा, और प्लस में हाइड्रोजन गैस जो होगा भैया ये रिलीज होने लगेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लगेगा। तो यहाँ पे जो है इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट कर रहा है, रिलीज हो रहा है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है। तो यही बोल रहा था कि किसी किसी केमिकल रिएक्शन में गैस निकलने लगता है, तो वहां पे एक एग्जांपल दिखा दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट क्या होता है भैया? तो प्रिसिपिटेट ये इनसॉल्युबल सॉलिड सबस्टेंस होता है, सॉलिड सबस्टेंस। प्रिसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड सबस्टेंस होता है, यानी एक सॉलिड सबस्टेंस होगा जो इनसॉल्युबल होता है सॉल्यूशन के अंदर, कभी घुलता नहीं है, सॉल्यूशन में ऐसा ही घूमता रहेगा सॉलिड फॉर्म में, जाके नीचे बॉटम का जो सरफेस होता है ना कंटेनर का, उस पर जाकर नीचे बैठ जाएगा ये। ठीक है। तो ये कभी घुलता नहीं, इनसॉल्युबल होता है, इसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट को भैया शॉर्टकट में हम पीपीटी से भी लिखते हैं, पीपीटी। ठीक है। पीपीटी से भी लिखते हैं। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं कि रिएक्शन लिख के दिखाते हैं। अगर बाबू हम क्या करें, AgCl को, सॉरी AgCl नहीं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, कैसे ये फॉर्मूला लिख रहा है फिर बता रहे हैं कि आपको सिखाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। AgNO3 को भैया जब हम NaCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा, प्लस में NaNO3 बन जाएगा। ठीक है। AgCl बनेगा और NaNO3 बनेगा। तो ये जो AgCl है ना भैया, ये पीपीटी होता है। ये क्या होता है? ये प्रिसिपिटेट होता है। मतलब रिएक्शन के बाद आपका AgCl भी बनेगा और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट भी बनेगा, बट सॉल्यूशन में जो है AgCl सॉलिड फॉर्म में दिखेगा आपको, ये नीचे जाकर बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, तो इसलिए इसको पीपीटी कहते हैं। तो किसी किसी केमिकल रिएक्शन में जो होता है ये प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और ध्यान रखना कि जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। बिकॉज यहाँ पे जो है पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ है, तो इस रिएक्शन का एक नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इसको हम बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे पीपीटी यानी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है, दैट्स व्हाई ये एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहला सकता है। क्लियर है कहानी? ठीक है भाई। अब यहाँ पे दो टॉपिक्स और हम देखने वाले हैं। एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो फटाक से उसको हम क्लियर कर लेते हैं कि क्या होता है इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो देखते हैं भैया, देखिएगा। एक होता है हमारे पास इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक होता है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? तो ऐसा रिएक्शन जहां पे जो है एनर्जी एब्जॉर्ब होता है रिएक्शन कराने के लिए, उसको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे
जैसे हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को जब हम क्या करेंगे, हीट दे देंगे ना, इसको जब हम हीट देंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। ठीक है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये कब ब्रेक डाउन हुआ, जब हमने इसको हीट दिया, एनर्जी दिया। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है होने के लिए, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं भैया, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो यहां पे लिख देते हैं डेफिनेशन, द केमिकल रिएक्शन in which energy is absorbed for the reaction। रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे ये जो एग्जांपल लिखा गया है ये एक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पे जो है हीट एनर्जी रिलीज नहीं, एब्जॉर्ब किया गया है। तो जहां एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, उसको हम बोल रहे हैं एंडोथर्मिक। बट अगर इसी का उल्टा देखें, दैट इज सेकेंड नंबर, एक्सोथर्मिक। सेकेंड नंबर देखते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे जो है एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH का होल ट्वाइस, प्लस में बहुत सारा हीट एनर्जी रिलीज होता है, हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है भैया, इस केमिकल रिएक्शन में आपको दिख रहा होगा कि जो है यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां एनर्जी रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो लिखते हैं इसका डेफिनेशन, द केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन in which energy is released, energy is released is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है वो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है कहानी। तो एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। तो अब हम शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जहां पे हम 5 प्रकार के केमिकल रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो इनको पढ़ाने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि सिखा दूं कि कैसे किसी भी केमिकल फॉर्मूले को लिखते हैं। जैसे कोई भी कंपाउंड का नाम ले दिया जाए, जैसे सोडियम सल्फेट का नाम ले दिया जाए, तो सोडियम सल्फेट का क्या केमिकल फॉर्मूला होगा, तो कैसे उसको लिखते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये सिखा दूं पहले। बिकॉज अगर आप ये चीज सीख लोगे ना तो ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आप जब पढ़ोगे तो आपको आसान लगेगा। बिकॉज इसमें पूरा का पूरा कहानी वही है कि किसी सबस्टेंस का, किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना सीखना है। ठीक है, तो आपको मैं पहले वो सिखा दूंगा, फिर मैं आपको ये पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है,